आगे के चैप्टर में जाते हैं जिसका नाम है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। रिसीवेबल्स का मीनिंग क्या होता है भाई? रिसीवेबल्स को बोलते हैं डेटर्स। तो डेटर्स मैनेजमेंट, अब ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेटर्स को मैनेज करना। सर उसमें क्या मैनेज करने का? डेटर्स को है ना, आराम से डेटर्स को मैनेज किया जा सकता है। क्या उसमें? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार डेटर्स में तो क्या सर मैनेज करना, कुछ नहीं। बट मैं बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेटर्स को मैनेज करना। क्यों? है ना, बहुत मैटर करता है। अब मैं आपको जरा बताता हूँ डेटर्स से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, यहाँ लिखता हूँ, है ना। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, जरा देखो। अब है ना, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में आपको बहुत सारे मुद्दे ध्यान में रखने हैं। उसमें एक मुद्दा है जिसका नाम है क्रेडिट पीरियड। क्या मुद्दा है? क्रेडिट पीरियड। अब ये क्या है सर? अगर क्रेडिट पीरियड अगर आप ज्यादा दोगे, इफ क्रेडिट पीरियड, जिसको मैं शॉर्टली सीपी बोलता हूँ, तो उसके ऊपर हमारे सेल्स की क्या इम्पैक्ट होगी? जरा देखो। क्रेडिट पीरियड अगर स्ट्रिक्ट है तो सेल्स लेस होगा। क्रेडिट पीरियड अगर मॉडरेट है तो सेल्स मोर होगा, ज्यादा होगा। तो ये है क्रेडिट पीरियड पे, क्रेडिट पीरियड की सेल्स पे इम्पैक्ट। अगर क्रेडिट पीरियड आप ज्यादा दोगे, मॉडरेट मीन्स ज्यादा, तो आपका सेल्स बढ़ेगा। और क्रेडिट पीरियड आप कम दोगे तो सेल्स कम होगा। बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा धंधे में कि ये बंदे ने धंधा चालू किया है ना, 2-2 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहा है तो उसका सेल्स बढ़ रहा है। बराबर। दूसरा, ये रिसीवेबल से जुड़ा हुआ मुद्दा है डिस्काउंट। अब है ना, डिस्काउंट में भी सेम है। क्या है भाई डिस्काउंट में? यही मुद्दे हैं। डिस्काउंट की सेल्स पे इम्पैक्ट, डिस्काउंट की सेल्स पे इम्पैक्ट। डिस्काउंट अगर ज्यादा दोगे तो सेल्स क्या होगा? वो बढ़ेगा। एंड डिस्काउंट अगर कम दोगे, डिस्काउंट अगर ज्यादा दोगे तो सेल्स पे क्या इम्पैक्ट होगी? सेल्स बढ़ेगा। एंड डिस्काउंट अगर कम दोगे तो सेल्स कम हो जाएगा। डिस्काउंट ज्यादा दोगे तो सेल्स एक मिनट है, उल्टा लिखा मैंने। डिस्काउंट अगर ज्यादा दोगे तो सेल्स ज्यादा होगा, एंड डिस्काउंट अगर कम दोगे सेल्स कम हो जाएगा, है ना। तो ये डिस्काउंट की भी इम्पैक्ट है सेल्स पे। चलो, फिर क्रेडिट पॉलिसी में और चीजें। थर्ड पॉइंट, क्रेडिट पॉलिसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट जिसका नाम है बैड डेट। अगर क्रेडिट पॉलिसी अगर आपकी लिबरल रही तो आपकी बैड डेट बढ़ेगी। एंड क्रेडिट पॉलिसी आपकी स्ट्रिक्ट रही तो आपकी बैड डेट कम होगी। बराबर। फिर उससे जुड़ा हुआ एक और मुद्दा कि भाई कलेक्शन कॉस्ट। कलेक्शन कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट क्या होता है? तो कलेक्शन कॉस्ट में आपको देखना है कि अगर आप लिबरल रहे तो कलेक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगी, है ना। यहाँ सेम मुद्दा है कि अगर आप लिबरल रहे तो डेब्ट कलेक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगी। एंड अगर आप स्ट्रिक्ट रहे तो डेब्ट कलेक्शन कॉस्ट कम आएगी। तो ये सब है ना, आप एक डेटर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और ये मुद्दों को है ना बहुत ध्यान में रखना जरूरी है ना?
इसके बिना आपका रिसीवेबल्स मैनेजमेंट नहीं होगा। अब है ना, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में एक कंसेप्ट और आता है। ऐसा कभी कभी आपने सुना होगा 2/10 नेट 30, ऐसा पॉलिसी कोई लगा के बैठता है। अब ये क्या मीनिंग बताता है मालूम? ये ऐसा मीनिंग बताता है कि अगर आपने इफ पेड विद इन 10 days, 10 days 2% कैश डिस्काउंट, otherwise pay within 30 days। अगर आप 10 दिन में पे कर दोगे तो 2% कैश डिस्काउंट। ये 2/10 का मीनिंग क्या है? अगर 10 दिन में पे करोगे तो 2% कैश डिस्काउंट। एंड अगर ऐसा नहीं किया तो आपको 30 डेज में तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो अब आपको कैसी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट कैसा रखना चाहिए, है ना? तो आपको है ना देखना चाहिए कि आपकी जो रिसीवेबल मैनेजमेंट है उसमें आप लिबरल रहते हो। अब ये सबको सम अप करता हूँ। सपोज आप लिबरल रहते हो तो क्या होगा? लिबरल रहोगे मीन्स है ना, आप बहुत तस्ती नहीं लोगे, आप वर्कर्स से बुरा पेश नहीं आओगे। अगर लिबरल रहे तो सेल्स पे क्या इम्पैक्ट हुई? तो सेल्स बढ़ा। एंड स्ट्रिक्ट रहे तो सेल्स कम हुआ। अगर आप लिबरल रहोगे तो कलेक्शन कॉस्ट कैसी होगी? तो कलेक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। एंड स्ट्रिक्ट रहोगे तो कलेक्शन कॉस्ट कम रहेगी। बैड डेब्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगी? तो अगर लिबरल रहोगे तो बैड डेब्ट बढ़ेगी। एंड अगर स्ट्रिक्ट रहोगे तो बैड डेब्ट कम होगी। फिर अगर लिबरल रहोगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? तो ज्यादा रहेगी। एंड अगर स्ट्रिक्ट रहोगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। तो ये एक है ना कंपैरिजन आपको समझा। लिबरल रहते हो तो आपका डिस्काउंट कैसा होता है? ज्यादा होता है। एंड अगर आप स्ट्रिक्ट रहते हो तो आपका डिस्काउंट कैसा होता है? कम होता है। तो ये सब है। अब लास्टली प्रॉफिट, है ना? प्रॉफिट पे कंबाइन इफेक्ट आएगी ये सभी। सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, बट साथ साथ में बैड डेब्ट भी बढ़ेगा, कलेक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, वर्किंग कैपिटल की उसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा। बराबर। तो आपको है ना सभी के प्रोस कॉन्स को एक साथ देख के स्टडी करना है कि भाई मैं इसके अंदर कौन सा निर्णय लूं। बराबर है। तो ये वर्किंग कैपिटल के लिए ये सब चीजों को साथ में देखना जरूरी है। बराबर। अब ये चैप्टर में से ज्यादा कुछ आपको पूछते नहीं है तो मैं डिस्कशन इधर इतना ही रखता हूँ। इधर कंबाइन इफेक्ट आती है, ऐसा मैं लिख देता हूँ। प्रॉफिट पे क्या है? कंबाइन इफेक्ट। यहाँ भी क्या है? कंबाइन इफेक्ट। चलो, तो आपके बुक के अंदर है ना ये पूरा चैप्टर है और उसके अंदर बात की है क्रेडिट पॉलिसी। अब देखो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स रिसीवेबल डिपेंड्स अपॉन। अकाउंट्स रिसीवेबल्स मींस डेटर्स। इसके अंदर जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल एंड दूसरा है कलेक्शन पीरियड। अगर मैं क्रेडिट सेल्स बहुत ज्यादा करता हूँ तो मेरा डेटर्स में सॉरी ये डेटर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर मेरा कलेक्शन पीरियड बहुत लेट है, लिबरल है, तो मेरा डेटर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बराबर। अब है ना यहाँ मस्त बात कही है कि कंपनियां क्रेडिट क्यों देती है। तो एक रीजन होता है कंपटीशन, कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर दे रहा है तो मेरे को देना है। फिर अगर मेरा बार्गेनिंग पावर बढ़ाना है तो क्रेडिट देना पड़ेगा।
क्रेडिट दूंगा तो मेरा हाथ ऊपर रहेगा। कभी कभी बायर को रिक्वायरमेंट होती है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो बोलता है कि सर थोड़े दिन क्रेडिट दे दो, मैं ये रॉ मटेरियल जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर दूंगा, फिनिश गुड में बेच दूंगा, कैश ले आऊंगा, पैसे दे दूंगा। तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी बायर का स्टेटस होता है कि भाई वो क्रेडिट पीरियड देंगे ना, उनके पास से गुड्स लेगा, तो वहां मेरे को क्रेडिट पीरियड देनी पड़ती है। फिर रिलेशनशिप विद डेटर्स, डीलर्स, अगर आप ज्यादा क्रेडिट दोगे तो डीलर से रिलेशन अच्छा रहेगा, मार्केटिंग टूल के लिए ये अच्छा है। और ये इंडस्ट्री में ऐसी प्रैक्टिस हो रही है, इसकी वजह से हमको ऐसा डेटर्स देना पड़ेगा, मीन्स क्रेडिट देना पड़ेगा। एंड लास्टली है ट्रांजिट डिलेस, है ना, आपका डिले। ट्रांजिट डिले का मीनिंग क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पूरी सीक्वेंस में सभी लोग ऐसा करते हैं, इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ता है, बराबर। तो ये रीजन है अलग अलग प्रकार के। चलो, अब व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी? क्रेडिट पॉलिसी किसको बोलते हैं? तो ये एक शब्द को समझिए, क्रेडिट पॉलिसी। इसके अंदर ये 3 वेरिएबल्स आते हैं, बराबर। कौन कौन से वेरिएबल्स? तो पहला आता है क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट पॉलिसी में आपके क्रेडिट स्टैंडर्ड, सॉरी, फिर है क्रेडिट टर्म्स, एंड तीसरा है कलेक्शन अप्रोच। ये 3 चीजें आती है। क्रेडिट स्टैंडर्ड्स में आप किसको कितना क्रेडिट दोगे वो देखना है। क्रेडिट टर्म्स मीन्स कितने पीरियड का क्रेडिट दोगे वो देखना है। एंड कलेक्शन एफर्ट मीन्स आपको कितनी बार उनको कैश करना पड़ेगा, कैश सॉरी याद दिलाना पड़ेगा वगैरह। अब आपका क्रेडिट पॉलिसी का गोल क्या है, ये पूरा चैप्टर आप क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई डेफिनेटली इंक्रीज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज योर गोल, है ना। सो आपका मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, तो वेल्थ बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी होगा। ओके, सो ये एक चीज है। आपका पर्पस क्या है? तो भाई ये पर्पस है। फिर क्रेडिट पॉलिसी है ना, आप मार्केटिंग के टूल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं कि हम इतने दिनों का क्रेडिट देते हैं वगैरह वगैरह। तो ये कुछ चीजें हैं ये चैप्टर के अंदर। अब मेरे हिसाब से हाँ, ये 2 मुद्दों को समझाना है। ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी किसको बोलते हैं मैं बता रहा था। तो उसके अंदर है ना 2 चीजें होती है, ये 2 चीजों का ट्रेड ऑफ होता है ये ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड दूसरा है कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव द बैड डेट्स। अब है ना क्रेडिट पॉलिसी अगर आप लूज रखोगे एंड दूसरा है टाइट, दैट इज स्ट्रिक्ट रखोगे, तो क्या इम्पैक्ट होगा? अगर स्ट्रिक्ट रखोगे ना तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी, एंड अगर उसको एकदम लिबरल रखोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम रहेगी। बट है ना, अगर उसको स्ट्रिक्ट रखोगे तो आपकी एडमिन कॉस्ट एंड बैड डेट कॉस्ट कम होगी। इसको लिबरल रखोगे तो ये एडमिन कॉस्ट एंड बैड डेट कॉस्ट ज्यादा होगी। तो हमको क्या करना है, दोनों का ट्रेड ऑफ करना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है ना ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, कि जहां आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है एंड आपका एडमिन एंड बैड डेट कॉस्ट भी कम है, तो एक दूसरे को जब टच होते हैं, दैट वुड बी योर ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। ओके, अब सर यहाँ पहले तो ये समझाओ कि एडमिन कॉस्ट एंड बैड डेट कॉस्ट कैसे बढ़ती है। अगर आप लिबरल रहोगे तो बार बार रिमाइंडर भेजने पड़ेंगे, उनसे मंगवाना पड़ेगा, बराबर है, उनको रिमाइंड कराना पड़ेगा कि भाई आपका पैसा ड्यू हो रहा है, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो। तो ये जरूरी हो जाएगा, बराबर। तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, इवन बैड डेट्स बढ़ेगा, जितना लिबरल होगे उतना बैड डेट ज्यादा रहेगा। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो अगर आप स्ट्रिक्ट रहोगे तो है ना आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी होगी, बढ़ेगी या कम होगी? लिबरल रहोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम रहेगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है कि आपके पैसे जो वर्किंग कैपिटल में रुक रहे हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सपोज इसमें नहीं होते तो आप धंधे में कोई और जगह लगाते। तो अगर आप लिबरल रहोगे तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी होगी, थोड़ी कम होगी, क्योंकि ज्यादा कमा पाओगे। अगर स्ट्रिक्ट रहोगे तो आपकी आप उतना नहीं कमा पाओगे।
चलो अब कुछ मुद्दे थे उसके अंदर, बट आपको उतना है नहीं तो मैं उतना उसके डिस्कशन के मोड में नहीं जाता हूँ ये चैप्टर में। बट यहाँ एक एजिंग शेड्यूल नाम का एक कंसेप्ट आता है, एजिंग शेड्यूल। मैं इधर आपको बता देता हूँ एजिंग शेड्यूल क्या होता है। एजिंग शेड्यूल में, एजिंग शेड्यूल में क्या होता है, आप है ना वर्कर्स को ऐसे अलग अलग ग्रुप में बाइफरकेट कर देते हो कि लेस देन 30 डेज वाले वर्कर्स, सॉरी डेटर्स, फिर ग्रेटर देन 30 बट लेस देन 60 डेज वाले, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डेज बट लेस देन 90 डेज। तो ऐसे बताने का, और फिर सपोज सेल्स लिखने का कि सपोज 30 से कम वाले डेटर्स कितने हैं तो सपोज 50 लाख के, ये वाले कितने डेटर्स है तो सपोज 100 लाख के, एंड ये वाले कितने डेटर्स है तो सपोज 200 लाख के। तो मेरा जो टोटल सेल है 350 लाख का, उसमें ज्यादातर 200 लाख वाले तो मेरे है ना 60 से 90 डेज वाले हैं, मीन्स 2 महीने तक तो इनके पास से रुपया आएगा नहीं, बराबर है। तो ये तकलीफ हो जाएगी मेरे को। फिर ये कैसा है, सपोज ये 150 में मानता हूँ तो 400 हो गए ना, 150 50 दैट इज 200 प्लस 200 लाख 400। तो मेरे 400 लाख के सेल्स में ज्यादातर डेटर्स मेरे कैसे हैं, तो भाई 30 दिन से ऊपर वाले ही हैं। तो मेरा बहुत रुपया डेटर्स में ब्लॉक होता है, जबकि टाइमली देने वाले सिर्फ 50 लाख है। तो मेरे को है ना ये दोनों का एज कम करने के लिए, मीन्स वो लोग 30 डेज के अंदर आ जाए, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उनको कैश डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा। अगर आप कैश डिस्काउंट लोगे तो आपको मैं 2% 1% कैश डिस्काउंट दे दूंगा, आप 30 डेज के अंदर पेमेंट कर दो। तो ये सब एजिंग शेड्यूल का कंसेप्ट है जिससे आपको ये सब आइडिया आता है, बराबर है। चलो आई थिंक इस उससे ज्यादा मेरे को इसके अंदर नहीं समझाना है बहुत कुछ समझाने लायक, बट अभी मैं टच नहीं करता। सर फैक्टरिंग इस सीक्वेंस में जाने दे भाई, इसी में अगर फैक्टरिंग आ रहा है तो फैक्टरिंग समझा रहा हूँ, फैक्टरिंग भी समझाता हूँ। ये चैप्टर के अंदर मेरे को देख लेने दे, कोई ऐसा मुद्दा ना रहे जिसका हमारा, हाँ देखो ये जो एजिंग शेड्यूल बोल रहा था ना, ये रहा। अब एजिंग शेड्यूल बनाते हो, एज में एजिंग शेड्यूल मीन्स कस्टमर की एज, देखो मैंने बताया ना 0 से 25 दिनों में कितना बाकी रहता है, 2 लाख का। तो 26 से 35 दिनों का क्रेडिट पीरियड वाले 1 लाख के, 36 से 45 वाले 50 लाख के, 60 डेज से बोल वाले 20,000 के, तो 4 लाख। तो उसमें कौन कौन से कस्टमर जल्दी दे देते हैं, तो देखो 75 कस्टमर्स मेरे को 35 दिनों के अंदर ही दे देते हैं, तो ये अच्छी बात है, बराबर। ये सब फैक्टरिंग में आ जाते हैं बच्चों। व्हाट इज फैक्टरिंग, चलो लेट मी एक्सप्लेन द कंसेप्ट कॉल्ड एज अ फैक्टरिंग। सब लोग देखिएगा बच्चों फैक्टरिंग क्या होता है। तो फैक्टरिंग क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक तरफ हम सेल करने वाले हैं, सेलर, दूसरा है बायर। अब ये इसको गुड्स दे देता है और ये बंदा इसको एक कमिटमेंट दे देता है कि मैं तेरे को पे करूंगा। बट है ना सेलर को उसके बहुत ज्यादा कस्टमर के पास से जब रुपए लेने हो, तो वो बिजनेस करे, अपना सेल्स बढ़ाए, या फिर ये कलेक्शन में ध्यान दे। सो दैट इज वाई एक आदमी को रख देते हैं वो लोग, ये आदमी का नाम होता है फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर। सेलर है ना, उसको राइट दे देता है कि भाई राइट टू कलेक्ट, इसको क्या दे देता है, राइट टू कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स।
ये सेलर को हम क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं। बाय द सेलर का मीनिंग क्या होता है? क्रेडिटर्स। और ये जो बायर है उसका नाम क्या है? डेटर्स। सेलर ने डेटर को बेचा। सेलर ने डेटर को बेचा। अब सेलर क्या करेगा कि फैक्टर को वो राइट टू कलेक्ट दे देगा, एंड फिर फैक्टर क्या करेगा? ये राइट टू कलेक्ट का है ना, यूज करेगा और बायर के पास से कलेक्ट करेगा मनी। तो डेटर्स का जब पेमेंट ड्यू होगा तब वो कलेक्ट करेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम? फैक्टर सेलर को इमीडिएट कैश पेमेंट कर देगा। मीन सपोज सेलर ने सपोज 100 करोड़ का काम कलेक्ट करने के लिए फैक्टर को दिया है, तो 100 करोड़ में से फैक्टर है ना 80 करोड़ तो अपफ्रंट दे देगा, है ना, अभी से ले लो। अब सपोज ये 1 या 2 महीने में से डेटर्स में से मिलेंगे, बट ये अभी से दे देगा, तो उसकी तो ये सेलर की तो ये कैश फ्री हो गई इतनी। और ये बाकी का जो 20 करोड़ है वो भी इकट्ठा करेगा, है ना, 2 महीने के अंदर, और वो भी वापस दे देगा। बट फैक्टर को मिलेगा क्या? फैक्टर को है ना कमीशन मिलता है। फैक्टर को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। बराबर है। फिर दूसरा क्या है? फैक्टर रिजर्व। कुछ कुछ रुपए ना वो रिजर्व रखेगा। मीन्स वैसे 100 करोड़ के डेटर्स उसने कलेक्ट करने का राइट किया है, बट वो अभी देगा 80 करोड़ ही। अब है ना ये 100 करोड़ में से वो अपना कमीशन भी लेगा, है ना, 2-3%, 4%, है ना, कुछ पैसे रिजर्व के तौर पे रख देगा कि भाई ये अभी नहीं देंगे, जब एक बार पूरा आ जाए ना उसके बाद दे देंगे। तो वो क्या करेगा? सपोज 5% सपोज 2% उसका कमीशन है और 3-4% रिजर्व रखता है, तो है ना 2 महीने के बाद भी 100 में से वो 96 करोड़ ही देगा या 95 करोड़ ही देगा। 80 अभी दे दिया, बाकी के 15 बाद में दे देगा। बट है ना 2 करोड़ कमीशन ले लेगा और वो 3 करोड़ रिजर्व में रखेगा। इसको बोलते हैं फैक्टरिंग रिजर्व। तो ये पूरा एक केस है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये सेलर का ये जो कलेक्ट करने का झंझट है ना, पैसा डेटर्स के पास से, वो शिफ्ट कर रहा है फैक्टर को। बराबर है। एंड यस, एक और चीज फैक्टर है ना, दूसरी एक चीज, ये रिजर्व छोड़ दो, फैक्टर मेन चीज क्या कमाता है मालूम? इधर ये कमीशन भी कमाता है और दूसरा इंटरेस्ट कमाता है। ये बोल रहा है कि तेरे को तो 2 महीने के बाद मिलने वाले थे, बट मैं अभी से दे रहा हूँ ये 80 करोड़, तो 80 करोड़ पे ये इंटरेस्ट लेगा और ये 100 करोड़ पे कमीशन लेगा। मीन्स ये लूट रहा है एक्चुअली एक तरफ से देखे तो। बट है ना सेलर को फायदा क्या है कि ज्यादा अमाउंट इजीली आ जाती है उसके पास। तो ये फैक्टर के पास से पैसे लेने के फायदे। बट मैं पर्सनली बताऊं ना तो फैक्टरिंग के लिए हमको नहीं जाना चाहिए, बहुत महंगा पड़ता है हमको। Oh, sir, what about bad debts? हाँ हाँ, Bad बैड डेब्ट्स में ना फैक्ट, हाँ ये एक चीज बता देता हूँ, विथ रिकॉर्ड्स एंड विदाउट रिकॉर्ड्स होता है। अब ये जरा समझा देता हूँ। विथ रिकॉर्ड्स एंड विदाउट रिकॉर्ड्स। अब ये विथ रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग में क्या होता है एंड विदाउट रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग में क्या होता है? बैड डेब्ट का रिस्क जो है, रिस्क ऑफ बैड डेब्ट, विथ फैक्टर, फैक्टर के पास रहता है। एंड विदाउट रिकॉर्ड्स में रिस्क ऑफ बैड डेब्ट विथ सेलर रहता है। बट ये केस में, विथ रिकॉर्ड्स वाले केस में मोर कमीशन रहता है। लाइक
अंडरराइटर जैसा या डील क्रेडिटर जैसा, एंड अगर विदाउट रिकॉर्ड्स है तो लेस कमीशन रहता है। बराबर, तो ये चीज है, विथ रिकॉर्ड्स एंड विदाउट रिकॉर्ड्स भी फैक्टरिंग रहता है। चलो, सो देखो यहाँ फैक्टरिंग की बात आ गई। फैक्टरिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड रिसिपिएंट अंडर विच सप्लायर एंड इट्स कस्टमर्स ये दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है। दूसरा, फैक्टर इज टू परफॉर्म लिस्ट ऑफ टू फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है फाइनेंस फॉर सप्लायर, सप्लायर को पैसे दे देगा। फिर मेंटेनिंग द अकाउंट्स, ये डेटर्स के अकाउंट्स मेंटेन करेगा। फिर कलेक्शन ऑफ द अकाउंट्स, डेटर से कलेक्ट करेगा। एंड प्रोटेक्शन मीन्स वो सपोज कोई डेटर्स पे ना करे तो उसके पास से लीगल केस करके पैसे कलेक्ट करने का ट्राई करेगा। बराबर। फिर नोटिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, है ना। एक बार आपने फैक्टरिंग का एग्रीमेंट किया ना, फिर सभी डेटर्स को समझा देना पड़ेगा कि भाई अब मेरी जगह कौन पैसा लेने आएगा, तो ये फैक्टर लेने आएगा। ये डेटर्स को, हमारे डेटर्स को बता देना पड़ेगा। अब उसका खर्चा कितना होता है सर? व्हाट इज द कॉस्ट, है ना, बहुत ज्यादा रहती है, 5 to 7% रहती है। अब फैक्टरिंग में क्या क्या आता है, तो ये 2-3 चीजें करता है हमारे लिए, है ना। डिपेंड्स, बहुत ही वैरायटी है। पहला है उसके अंदर कि सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रेडिट मैनेजमेंट, मीन्स ये हमारे डेटर्स को मैनेज करेगा हमारे लिए, एंड हमारा क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन करेगा कि इसी को 30 दिन की क्रेडिट दी तो 30 दिन में रुपए आ गए, वो देखेगा। फिर दूसरा है क्रेडिट कलेक्शन, पैसा कलेक्ट करेगा। एंड दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, सॉरी बैड डेब्ट्स, है ना। बैड डेब्ट के सामने ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन रखने का प्रयास। एंड तीसरा क्या है, फाइनेंशियल अकोमोडेशन अगेंस्ट द बुक डेब्ट्स, मीन्स आपको पहले से एडवांसिंग दे देगा ये। तो बहुत सारी सर्विसेज है, एक प्रकार से शॉर्ट टर्म सर्विसेज है। अब है ना, फैक्टरिंग एंड बिल्स डिस्काउंटिंग में कोई फर्क है क्या? जैसे कि बैंक में आप, है ना, आपके डेटर्स को आप बिल्स रिसीवेबल देते हो, वो साइन करके आपको वापस देता है, वो आपका बिल्स पेएबल, सॉरी आपका बिल्स रिसीवेबल, उसका बिल्स पेएबल। अब ये बिल आप बैंक में डिस्काउंट करा दोगे तो बैंक आपको एडवांस में दे देगा। तो बैंक में और फैक्टर में फर्क क्या है? तो है ना, डिस्काउंटिंग इज अ डिफरेंट कंसेप्ट एंड फैक्टरिंग इज अ डिफरेंट। डिस्काउंटिंग में आप जो बिल डिस्काउंट कराओगे ना, उसी के रुपए बैंक वो डेटर के पास से लेगा। जबकि फैक्टरिंग में तो आपके जितने भी डेटर्स हैं वो सभी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा? सिर्फ और सिर्फ फैक्टर संभालेगा। ये बहुत बड़ा फर्क है। बिल डिस्काउंटिंग में जो बिल हमने बैंक में डिस्काउंट कराया उतना ही काम बैंक करेगा, जबकि यहाँ हमारे सभी टाइप के काम बैंक करेगा, सॉरी फैक्टर करेगा। अब है ना, उसके प्रकार है, एक है फुल सर्विस नॉन रिकॉर्ड्स, दूसरा है फुल सर्विस रिकॉर्ड्स, फिर है बल्क एजेंसी फैक्टरिंग, एंड लास्ट है नॉन नोटिफिकेशन फैक्टरिंग। उसमें मैंने विद रिकॉर्ड्स विदाउट रिकॉर्ड्स आपको समझा दिए। अब उससे ज्यादा हमको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट बहुत पूछते नहीं है इसके अंदर। बट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से आपको ये पढ़ना चाहिए, फैक्टरिंग वाला। सर डिस्काउंटिंग में तो